Hello students, welcome to today's lecture, today's class. Today we will learn about some new terms. The first term which we learn is activation energy. ठीक है. Actually this term is very important because our next two articles are based on this term only. ठीक है. तो what activation energy stands for, it must be really very clear in your mind. तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या, देखें. रिएक्शंस जब होती हैं तो केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते टाइम एक थ्योरी काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, जो हमारे पास अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है. तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे, या जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उससे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में टक्कर लगती है. ठीक है. जब टक्कर लगती है तो वो टक्कर इफ़ेक्टिव भी हो सकती है और इनइफेक्टिव भी हो सकती है. इफ़ेक्टिव कोलिजन मींस जिससे प्रोडक्ट बन सकता है. इनइफेक्टिव कोलिजन मींस जिसमें टक्कर तो लगी लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना. तो एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जब वो एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है तो जब वो कोलिजन हो रहा है उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि अगर उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास हैं और वो टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे के साथ तो पूरा चांस है कि वहाँ से प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. मीन्स द मिनिमम एनर्जी विच इज़ with which the colliding molecules must have in order that collision between them may be effective. It means collision may lead to formation of product is called threshold energy. यहाँ से एक बात और मुझे समझ आती है कि collision तो हो सकते हैं कि कुछ collision ऐसे हों कि जहाँ से प्रोडक्ट ना बने. ठीक है. collision होना प्रोडक्ट बनने की एक कंडीशन है, लेकिन कॉलिजन होने से प्रोडक्ट बनेगा ही ये बात असेंशियल नहीं है. ठीक है. इसको भी हम फिर से आएंगे वापस जब हम कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने शुरू किया था, यानी कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. देखो इसको फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया. हमने वाई एक्सिस पर एनर्जी ड्रॉ करी, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ की, और एक्स एक्सिस में हमने ड्रॉ किया रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब कि वो सभी फैक्टर जिनका रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ सकता है. ठीक है. उसमें हमने सिर्फ एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया है. तो ये जो रिएक्टेंट है इसको हम लोग केमिस्ट्री में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी. तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये देखी. लेकिन रिएक्टेंट अपने आप में स्टेबल होते हैं. NaOH स्टेबल है, HCl स्टेबल है, लेकिन जब दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब वो अनस्टेबल होते हैं. तो रिएक्टेंट क्या है, ऑलरेडी स्टेबल हैं. तो इनको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, एक मिनिमम एनर्जी तक लेके जाना पड़ेगा कि ताकि वो वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाए और वहाँ से वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए. ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा. यानी कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी तो इतनी है, उनकी एनर्जी वो अगर इतनी एनर्जी खा ले, इन दोनों के गैप के बराबर की एनर्जी अगर खा ले तो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी और वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, जिस चक्कर में इट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स. ठीक है. व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देयर बॉन्ड्स आर लूजेंट, मतलब वो वीक पड़ जाएंगे, द न्यू लूज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन दैम, द इंटरमीडिएट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. यानी कि यहाँ पर तो क्या हो गया रिएक्टेंट, यहाँ क्या हो गया प्रोडक्ट. यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जो चीज़ होगी वो ना तो पूरे तरीके से रिएक्टेंट होगी, ना पूरे तरीके से
प्रोडक्ट होगी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अनस्टेबल एंड इमीडिएटली डिसोसिएट टू फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि ये रिएक्टेंट है ए बी बी, तो इसमें ए और ए के बीच की बॉन्ड है, बी और बी के बीच की बॉन्ड है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा 2AB। प्रोडक्ट में क्या बनाना है 2AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसमें ए और ए के बीच का बॉन्ड तो वीक हो गया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के तो बॉन्ड टूटते हैं, ऐसे बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच का भी बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। एट द सेम टाइम ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि इसको H2 + I2 गिविंग में 2HI। अब यहाँ से देखें आप कि when activated complex dissociate to form the product it is accompanied by energy, कि वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी रिएक्शन करवाएंगे पहले रिएक्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। अनस्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उसको कुछ एनर्जी दोगे, उसको कुछ एनर्जी दोगे। जो एनर्जी दोगे आप, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमने फैक्टर्स को पढ़ा था तो एक बात कही थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखते हैं दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, नियरली डबल हो जाती है। अब ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोऑफिशिएंट। टेम्परेचर कोऑफिशिएंट का फॉर्मूला देखो कि रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेट कांस्टेंट से मैं रेट ऑफ रिएक्शन बता सकता हूँ, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है कहाँ, 298 केल्विन पर, और इसी में 10 डिग्री सेल्सियस आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 308। 308 आने से जो नया रेट कांस्टेंट आएगा या जो नई रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो ऊपर, दोनों के डिवीज़न से जो आंसर आएगा उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है इसकी जो आंसर है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वो 2 से लेके 3 के बीच में लाई करती है, कि किसी में तो वो 2.1 हो सकते हैं, 2.3 हो सकते हैं, 2.4 हो सकते हैं, और कहीं पर वो 2.99 भी होती है। मतलब ऑलमोस्ट डबल से ऑलमोस्ट ट्रिपल तक जा सकते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट डबल से नियरली ट्रिपल, के 3 गुना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों बढ़ जाएगी। इसके लिए देखें, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, के कम से कम मिनिमम एनर्जी तो उसके पास हो ताकि उसका कोलिजन हो तो वो कोलिजन कैसा हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, वो तो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी बहुत कम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि इस एनर्जी बैरियर को जंप करने के लिए 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए, 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसकी एनर्जी कितनी है, 4.9 किलो जूल है। तो 4.9 तो 5 किलो जूल के बराबर नहीं हुआ, मतलब जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी 4.9 किलो जूल होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से तो वो जो 4.9 है उसका पूरा चांस है कि वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ के 5 हो जाएगी। यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी कर्व करें, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमने ली या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बात कह रहे हैं कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है कि ये वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको देखो या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है कि जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है। देखो ना
कि ये फ्रैक्शन क्या होती है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी वो कितनी एनर्जी लिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पहले अगर सिर्फ और सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो पा रहे थे, प्रोडक्ट में, अब टेम्परेचर बढ़ाने से ऊपर के एरिया के मॉलिक्यूल्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी either equal to threshold energy or greater than threshold energy increases with increase in temperature, जिससे नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 10 + 10 डिग्री T + 10 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ से क्या आएगा, वहाँ से मॉलिक्यूल्स एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाने से नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें एक बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, दस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कॉलिजन्स, के इफेक्टिव कॉलिजन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो गया, बढ़ गए हैं, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, के जितने कॉलिजन्स पहले हो रहे थे कॉलिजन अब भी उतने होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ गए। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली डिपेंड कैसे करती है, कि भाई हम कह रहे हैं कहीं पर डबल है, हम कह रहे हैं कहीं पर ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना हो कि कितने टाइम से इंक्रीज़ करेगी या कितने टाइम डिक्रीज़ करेगी, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। उसको कैसे करते हैं, k = a e⁻⁻⁻ a क्या है, a को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, k इज़ योर रेट कांस्टेंट, E a इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी, E a क्या आ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या होता है, R इज़ योर गैस कांस्टेंट एंड T इज़ योर टेम्परेचर। ठीक है, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बताते हैं, क्योंकि ये हमें बताएगा कि इन 1 सेकेंड 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर टू क्वांटिटीज़ A एंड EA आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अरेनियस पैरामीटर्स। ठीक है, अब इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरी टर्म है e⁻⁻⁸ ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करती है कि जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है। मतलब ये फैक्टर हमें बताता है कि कितने हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो k = a e⁻⁻⁸ इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखें, हमने लॉग लिया दोनों साइड, ln k = ln ऑफ दिस, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है m × n, तो यहाँ से log m + n आ जाएगा, लेकिन ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और बिकॉज ln e = 1, तो यहाँ पर एक और फार्मूला आता है ln m⁻n, तो n आगे आ जाएगा, ln m बच जाएगा। जो log के फार्मूलेज हैं ये वही फार्मूलाज हैं, बस वहाँ पर log लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, ln। तो ये जो पावर है वो पावर कहाँ आ गई थी, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद हमने देखा कि ln e की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अरेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की ये दूसरी फॉर्म हुई। अगर मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर है T1, हमें पता है कि at any given temperature the rate constant is fixed, but as you change the temperature rate constant changes, कि जब टेम्परेचर है T1 तो रेट कांस्टेंट इज़ K1, ऐसे ही व्हेन टेम्परेचर इज़ T2 रेट कांस्टेंट इज़ K2। दिस इज़ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आ जाएगा ln K2/K1 = EA/R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन की वो फॉर्म है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं कि एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया, एक एक्सिस पे मैंने लिया 1/T, और दूसरे एक्सिस पे मैंने क्या लिया, log k, दूसरे एक्सिस पे क्या लिया, log k लिया, तो यहाँ से देखें हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू -EA/2.303 R।
ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द इक्वेशन। कैसे बनाना है आपको, वही बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरेनियस इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि बोर्ड के पेपर्स में यहाँ से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को समझे, बड़े ध्यान से समझे। नहीं आता मुझे कमेंट करें, आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें हम अरेनियस इक्वेशन को किसी और मेथड से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप डाउट कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट विशेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe my videos. Thank you very much.